हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मेंडल का फर्स्ट लॉ, दैट इज़ लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल ने अपने लॉज में ये सबसे पहला लॉ बनाया था जिसमें इन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि जब भी दो कैरेक्टर आपस में फ्यूज़ होते हैं तो उसमें एक कैरेक्टर ही हमेशा अपने आप में डोमिनेट करता है और वो उसी का कैरेक्टर को विजिबल करता है इन द फॉर्म ऑफ फिनोटाइप। तो हम उसको जब भी बाहर देखते हैं, हमें अगर कैरेक्टर फिनोटिपिकली अपने पेरेंट जैसा लगता है तो हम इमीडिएटली उसको ऐसे ही समझते हैं कि ये वो अपने पेरेंट का पर्टिकुलर जीनोटाइप लेकर आया है। तो मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से डेफिनेशन क्या कहती है, पहले हम वो डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन स्टेट्स दैट व्हेन टू कंट्रास्टिंग एलील्स फॉर अ कैरेक्टर और मोर देन वन कैरेक्टर come together in an organisms means किसी ऑर्गेनिज्म में या कंट्रास्टिंग एलील में से एक कैरेक्टर या आपका उन कई सारे कैरेक्टर्स जो होते हैं वो आपके जब फ्यूज़ करते हैं तो ऑर्गेनिज्म में आपका कोई एक कैरेक्टर ही विजिबल होता है। ओनली वन इज़ एक्सप्रेस्ड कम्प्लीटली, जो मैं आपको समझा रही हूँ, एक ही कम्प्लीटली एक्सप्रेस होगा एंड शोज़ विजिबल इफेक्ट जो हमें बाहर से मॉर्फोलॉजिकली दिखेगा। द एलील फॉर दिस विजिबल इफेक्ट इज़ कॉल्ड डोमिनेंट एंड द अदर एलील ऑफ अ पेयर विच डज नॉट एक्सप्रेस इज़ कॉल्ड रिसेसिव। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसा हम आपको इस चार्ट से समझा रहे हैं कि कैरेक्टर आपका दो एलील को कैरी करेगा, एक डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव होगा। ठीक, तो ये जो कैरेक्टर है मेंडल के समय पे, ये कैरेक्टर किसके थ्रू फ्लो हो रहे थे? तो मेंडल ने जो टर्म अपने एनसीईआरटी में हमने पढ़ा है मेंडल के दिए हुए टर्म पे, तो वो कहलाता है देयर इज सम डिस्क्रीट यूनिट। कोई एक डिस्क्रीट यूनिट है जो अनचेंजेबली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हो रही है। ठीक, तो ये जो पास हो रही है वो आपकी डोमिनेंट ही होगी, रिसेसिव हमको नहीं मिलेगा उसमें। बट ये सारी चीज़ें कब हुई थी? जब मेंडल ने अपना मोनोहाइब्रिड क्रॉस को परफॉर्म किया था। ऑन द बेसिस ऑफ दैट मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही हैव पोस्टुलेटेड हिज टू लॉज। फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, एंड सेकेंड लॉ है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मेंडल ने जब अपने क्रॉस में आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में जब दो इंडिविजुअल पेरेंट को लिया था और वो प्योर होमोजाइगस पेरेंट थे, ठीक, इनको जब इन्होंने क्रॉस कराया आपस में तो इनको F1 इंडिविजुअल में एक पेरेंट से रिजेंबल करने वाले ही कैरेक्टर दिखे। दिस इज़ ऑल अबाउट लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसका मतलब क्या है कि कोई एक ऐसी चीज़ पास हो रही है पेरेंट जनरेशन से फर्स्ट फिलियल जनरेशन में जो अनचेंजेबली मीन्स ब्लेंडिंग नहीं हुई, किसी भी तरीके की ब्लेंडिंग नहीं हुई, वो जैसा फादर में था या मदर में था एज इट इज़ वो फर्स्ट फिलियल जनरेशन में ट्रांसफ़र हो गया। ठीक, तो ये था मेंडल का लॉ। अब देखिए इसमें हम कुछ और कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमने लिए हैं, जैसे मान लीजिए कैट में, डॉग में, ड्रोसोफिला और सनफ्लावर, ये हमने आपको 4 ऑर्गेनिजम्स बताए हैं। इसमें अगर मान लीजिए कैट के केस में अगर स्किन कलर को हम देखते हैं तो डेफिनेटली टैबी स्किन हमारी जो है ब्लैक और ब्लू स्किन के ऊपर डोमिनेट करेगी। टैबी मतलब चितकबरी बिल्ली जो होती है, ठीक है, वो हमेशा आपको ब्लैक और ब्लू, आपको ब्लंटली ब्लैक और ब्लू बहुत कम मिलेंगे या मिलेंगे ही नहीं, आपको टैबी ही मिलेंगे। तो टैबी विल ऑलवेज डोमिनेट ओवर दीज एलील्स। डॉग के केस में टेल जो होती है स्टम्पी टेल डोमिनेट ओवर नॉर्मल टेल, यानी आपकी जो स्टम्पी टेल होगी, मुड़ी हुई पूंछ, वो आपकी नॉर्मल टेल के ऊपर हमेशा डोमिनेट करेगी। थर्ड है हमारा ड्रोसोफिला का आई कलर। उसमें 2 कैरेक्टर हमने लिए थे, आई कलर और विंग्स। आई कलर में रेड विल ऑलवेज डोमिनेट ओवर वाइट, विंग्स में फ्लैट येलो विंग्स विल ऑलवेज डोमिनेट ओवर कर्ल्ड वाइट विंग्स, राइट। फिर चौथा हमने प्लांट में लिया है जिसमें हमने ब्रांचिंग पैटर्न देखा है सनफ्लावर के अंदर। इसमें आपका ब्रांच्ड हैबिटेट हमेशा डोमिनेट करेगा ओवर अनब्रांच्ड हैबिटेट के ऊपर। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको समझ में आ गए होंगे कि मैं ये लॉ कहना क्या चाह रहा है।
ठीक है। तो ये थे मेंडल्स के लॉ, जिसमें मेंडल्स ने अपने कुछ कैरेक्टर्स को भी रिप्रेजेंट किया। एनसीईआरटी की बुक में वो कैरेक्टर्स दिए हुए हैं। वो 7 डिफरेंट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं जो मटर के प्लांट के अंदर पाए जाते हैं। इसीलिए मेंडल का मटर को पाइसम सटाइवम को चुनने का एक रीज़न ये भी था कि उनको वेरिएबल कैरेक्टर्स मिल रहे थे इस प्लांट में, और जिसके एलील भी हमको बहुत सारे मिल रहे थे, जिसकी वजह से उनको एक ऑथेंटिक रिजल्ट को पाने में बहुत ज़्यादा आसानी हुई। तो हम अपने उन कुछ कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, ये वो कैरेक्टर्स हैं जिसमें एक डोमिनेट करेगा और दूसरा हमारा रिसेसिव होगा, जो दूसरा विजिबल नहीं होगा। पहला है हमारा फ्लावर कलर। फ्लावर कलर में हम देखते हैं कि पर्पल और वाइट लिया गया था, जिसमें हमारा पर्पल डोमिनेट कर रहा था। दूसरा सीड शेप राउंड और रिंकल्ड लिया गया, जिसमें राउंड डोमिनेट करता है। सीड कलर येलो एंड ग्रीन, जिसमें येलो विल ऑलवेज डोमिनेट। Pod color में green and yellow has taken, but green will always dominate. Pod shape inflated and constricted, dominant allele inflated. Plant height में tall and dwarf लिया गया, जिसमें आपका tall will always dominate. फ्लावर पोजीशन में एक्सियल और टर्मिनल फ्लावर ली गई थी, जिसमें आपका एक्सियल फ्लावर जो था वो हमेशा डोमिनेट कर रहा था। अब हम देखेंगे कि मेंडल ने जो अपना क्रॉस किया था वो किया कैसे था। इसमें मान लीजिए मेंडल ने लिया था, एक कैरेक्टर को हम डिस्कस करेंगे जिसमें इन्होंने पेरेंट प्लांट में इन्होंने क्या देखा था, एक कैरेक्टर के रूप में प्लांट की हाइट देखी थी। ठीक है, तो टॉल विल रिप्रेजेंट प्लांट हाइट। ठीक, ड्वार्फ के केस में क्या था, शॉर्ट हाइटेड था। टॉल के केस में हमारा लॉन्ग हाइटेड प्लांट था। अब प्लांट हमने लिया, पेरेंट की तरह डील किया, तो डेफिनेटली उसकी जो डिप्लॉयड कंडीशन होगी, प्लांट हमारा डिप्लॉयड था। लेकिन जब वो गैमीट बनाता है तो गैमीट कंडीशन में उसके जो गैमीट होते हैं वो हेप्लॉयड हो जाते हैं, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाता है। तो डिप्लॉयड कंडीशन में सेट होता है, बट हेप्लॉयड कंडीशन में इट विल ऑलवेज बी इन n नंबर। तो डिप्लॉयड में आप देखिए प्लांट की हाइट को कि कैरेक्टर को हमने डिप्लॉयड स्टेट में टी से रिप्रेजेंट किया, यानी एलील विल ऑलवेज बी इन पेयर। ठीक है, एलील पेयर्ड। ठीक है, ये गैमीट है। गैमीट हमारा हमेशा क्या होगा, हेप्लॉयड होगा। यही चीज़ ड्वार्फ के साथ था। जब इन्होंने इनका क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन किया तो इनको F1 जनरेशन में हमको क्या मिला, सारे के सारे टॉल प्लांट मिले। तो इससे क्या निकल के आया कि जहाँ जहाँ ये कैपिटल टी जाएगा वहाँ वहाँ ये डोमिनेट करेगा। ठीक, अब जब इन्होंने इसी के F1 जनरेशन के प्लांट्स के अंदर जब इन्होंने सेल्फिंग करा, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, बिकॉज इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस वी टेक सिंगल कैरेक्टर एट वन टाइम, हम एक ही कैरेक्टर को डिस्कस करते हैं। तो टी को जब इन्होंने इसके अंदर सेल्फिंग करा दी, तो सेल्फिंग कराने के बाद इनको जो रिजल्ट मिला वो 3:1 के रूप में मिला, फिनोटाइप। यानी अभी भी देखिए हमारा 100% में 75% जो थे वो सारे टॉल थे और 25% हमारे सारे के सारे प्लांट ड्वार्फ हो गए। ठीक, अब इसके बाद इनको जब बाहर से देखा गया तो आउट ऑफ 4 प्लांट हमारे 3 प्लांट टॉल थे, 1 प्लांट डॉर्फ थे। लेकिन जब इनकी जीनोटाइप स्टडी हुई तो जीनोटिपिक स्टडी में निकल के आया कि एक तुम्हारा होमोजाइगस टॉल था जो अपने पेरेंट प्लांट को रिजेंबल कर रहा था, 2 अभी भी हमारा जो था वो हेट्रोजाइगस टॉल था जो अभी भी पेरेंट प्लांट को ही रिजेंबल कर रहा था, यानी कि ये भी इसमें F2 जनरेशन में एज इट इज़ ट्रांसफ़र हुआ। प्लस 1 कैरेक्टर जो था वो आपका रिसेसिव प्लांट को रिजेंबल कर रहा था। तो इसका मतलब क्या था कि 75:25 के रेशियो में हमारा जो जीनोटिपिक रेशियो था वो हमारा 1:2:1 था। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट लॉ ऑफ डोमिनेंस। आई होप आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आ गया होगा। और अगर आपको समझ में आया होगा तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं इसी तरीके से बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए बनाती रहूँगी आपको ताकि समझने में, पढ़ने में आसानी हो सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।